10th क्लास में जो सेकंड चैप्टर है उसके लेवल पर हम केवल द्विघात बहुपदों के बारे में बात करेंगे। हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने बात कर ली थी कि किसी भी बहुपद की जितनी घात होगी उतने ही उसके गुणनखंड कर पाएंगे हम, और जितने गुणनखंड हो पाएंगे उतने ही उस बहुपद के हम शून्यक निकाल पाएंगे। जितनी घात उतने ही गुणनखंड और उतने ही शून्यक। तो हम 2.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस डील करेंगे वो केवल और केवल द्विघात बहुपद से संबंधित हैं। अब हम अगला कंसेप्ट जो इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, आपकी 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें आपको कुछ बहुपद दिए हुए मिलेंगे जो द्विघात बहुपद हैं सभी के सभी। मैंने अपनी तरफ से कुछ बहुपद यहाँ पर लिए हैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए, उदाहरण के तौर पर। इससे आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहां मैंने 3 प्रकार के द्विघात बहुपद लिए। 3 प्रकार के, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। हैं तीनों ही बहुपद द्विघात, लेकिन तीनों में थोड़ा डिफरेंस है। यहां आप देखेंगे एक्स स्क्वायर की टर्म भी है, एक्स की टर्म भी है और तीसरी टर्म भी है। तीनों टर्म्स हैं इसमें, वर्ग वाली भी है, सिंगल पावर वाली भी है और बिना पावर वाली भी कांस्टेंट टर्म भी इसमें है। नेक्स्ट में आप ध्यान दें, केवल वाई स्क्वायर और वाई की टर्म है। आप अपनी एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखेंगे तो वो इसी प्रकार का है। उसमें तीसरी टर्म जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं है। एक एग्जांपल मैंने इस टाइप का लिया जिसमें स्क्वायर वाली टर्म है और लास्ट वाली जो कांस्टेंट टर्म होती है वो है। बीच वाली टर्म जो होती है, जैसे इसमें पी स्क्वायर, पी में है ये बहुपद, तो इसमें पी स्क्वायर तो है लेकिन पी नहीं है। जैसे इसमें वाई स्क्वायर और वाई दोनों थे, एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों थे, उसमें पी स्क्वायर अकेला है, पी नहीं है। तो ये 3 टाइप के बहुपद, इस टाइप का क्वेश्चन आपको अपनी एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट में मिलेगा। अब इन तीनों प्रकार के बहुपदों के शून्यक निकालने की हम बात करते हैं। पहला कंसेप्ट हमारा जो है वह बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करें। तो मैंने आपको भी पिछले लेक्चर में बताया है कि किसी भी बहुपद के शून्यक और उसके गुणनखंडों के बीच में सीधा संबंध होता है। जितने गुणनखंड होंगे उतने ही शून्यक होंगे। तो गुणनखंड करके ही हम उस बहुपद के शून्यक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, पहले हम गुणनखंड करते हैं, उसके बाद हम शून्यक की बात करेंगे। इस बहुपद के मैंने गुणनखंड किए, किस प्रकार से करने हैं ये आप वैसे तो 8th और 9th क्लास में कर चुके हैं, लेकिन इसके लिए एक वीडियो भी हमने तैयार किया हुआ है जो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो आपको अगर इसमें कोई दिक्कत आती है इस प्रकार के बहुपदों का गुणनखंड करने में, तो आप उस वीडियो को देख के और वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसका यहाँ पे हमने गुणनखंडन कर दिया। जैसे बीच वाले पद के हम 2 टुकड़े कर देते हैं, इस प्रकार के 2 टुकड़े कि जिनको जोड़ने पर तो ये -7 आए और गुना करने पर इसकी और इसकी जो 2 3 6 गुना आ रही है उतना आए। तो हमने इसके 2 टुकड़े किए, -6 और -1, -7 हो गया। फिर हमने इन दोनों में 2x कॉमन ले लिया, बचा x-3। यहां से माइनस कॉमन लेके x-3 बच गया। उसके बाद इसमें और इसमें x-3 कॉमन ले लिया, बच गए यहां से 2x और यहां से -1। ये फैक्टराइजेशन करने का तरीका हो गया हमारा, गुणनखंड हो गए इस बहुपद के ये। इसी प्रकार अगले बहुपद के गुणनखंड करने के लिए आपको वो विधि इस्तेमाल नहीं करनी जो यहां की थी आपने, कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर उनका ऐसा फैक्टराइजेशन करेंगे कि बीच वाला जो है वो टोटल आए। ऐसा इसमें कुछ नहीं करना, ना इसमें करना और ना ही इसमें करना। इसमें सीधा तरीका है, जिसमें कांस्टेंट पद ना हो उसमें आपने सीधा क्या करना है, x या y जो भी आपका चर है वो आपको कॉमन मिलेगा, दोनों पदों में होगा। यहाँ y इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक तो मैंने y कॉमन ले लिया और एक ये दोनों ही 3 की टेबल में 3 के पहाड़े में आ रहे हैं तो मैंने 3 भी कॉमन ले लिया। 3y लिया कॉमन, 3y स्क्वायर को 3y से डिवाइड करके y बच गया और उधर 12y को 3y से डिवाइड किया तो 4 बच गया। 3y इंटू y प्लस 4, 2 गुणनखंड यहां हो गए। इसी प्रकार इसके जब आप गुणनखंड करेंगे तो इसमें ना कुछ कॉमन आएगा और ना ही आपने वो जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था वो एक्सरसाइज यहाँ पे करनी है इतनी लंबी चौड़ी। यहाँ पे एक सीधा फॉर्मूला, सीधी आइडेंटिटी आपने इस्तेमाल करनी है। 6th क्लास में एंटर करते ही अलजेब्रा में आपको जो थर्ड आइडेंटिटी बताई गई थी, a² - b² = a + b × a - b, वो वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है क्योंकि ये तो स्क्वायर की टर्म होगी p², और ये अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे यहाँ 9 होता सपोज 8 की बजाय, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाता, p² - 3², ऑब्वियसली p + 3 और p - 3 2 टुकड़े हो जाते हैं उसके। लेकिन यहाँ क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कोई बात नहीं है,
आप इसको वर्गमूल 8 का वर्ग लिख लीजिए। किसी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं है, लेकिन वर्ग तो है किसी का। ये 8 किसका वर्ग है? वर्गमूल 8 का वर्ग। तो आपने इसको क्या करना है, p का p स्क्वायर आ गया और 8 को हमने वर्गमूल 8 का स्क्वायर लिख दिया। अब क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले आइडेंटिटी लगाएंगे। एक बार a प्लस b, p प्लस रूट 8 और एक बार a माइनस b करेंगे तो p माइनस वर्गमूल 8। ये हो गया गुणनखंडन, पहला स्टेप। शून्य निकाल रहे हैं हम किसी भी बहुपद के, द्विघात बहुपद के आप गुणनखंड कर लीजिए। ये पहला स्टेप है उसके शून्य ज्ञात करने के लिए। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। शून्य क्या होता है, आपने पढ़ा कि ऐसी संख्या जो उस बहुपद को शून्य कर दे वो उस बहुपद का शून्य कहलाती है। ठीक है, तो आप इन दोनों गुणनखंडों को देखिए। अगर मैं इस गुणनखंड को छोड़ दूं, दूसरे वाले को, केवल मैं इसको कंसीडर करूं, आपको इसमें क्लियर पता लग रहा है कि x को क्या वैल्यू दी जाए ताकि ये वाली चीज 0 हो जाए। x की जगह 3 रख दीजिए आप, x इक्वल टू 3। सीधा तरीका है, आप इसका साइन चेंज कर दीजिए 3। अगर आप x की जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 ये तो 0 हो गया, ये जो मर्जी हो। जब इस 0 को इस 2x माइनस 1 से गुना करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब बहुपद 0 हो गया हमारा। और बहुपद 0 किसने किया? इस 3 ने किया, तो एक शून्य किसका? 3 आ गया। इसी प्रकार इसको शून्य करके देखिए। इसको शून्य करने के लिए क्या चाहिए आपको? बहुत आसान तरीका है इसका। आप इस टर्म का निशान चेंज कर दीजिए, 1 प्लस का हो गया और नीचे x के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा हुआ है, गुणांक लगा हुआ है, वो लगा दीजिए 1/2। आप इसमें 1/2 रख के देखिए, 2 इंटू 1/2 1 रह गया, -1 1 माइनस 1 0 हो गया। दैट मीन्स x को 1/2 रखा तो ये 0 हो गया। ये 0 है तो पूरा बहुपद 0 है और पूरा बहुपद 0 होने का मतलब शून्य मिल गया हमें। हमने इस बहुपद के 2 शून्य निकाल लिए। ये दूसरा स्टेप है हमारा शून्य निकालने का। इस पे करते हैं यही एक्सपेरिमेंट। 2 गुणनखंड है। पहला गुणनखंड, इसको 0 बनाइए आप। कैसे बनेगा? y को क्या पुट करें? 0। तो y को 0 पुट करने से ये 0 और 0 के साथ y प्लस 4 की गुना करी, 0 हो गया। इसका मतलब इसका एक शून्य 0 हो गया। इसी प्रकार दूसरे गुणनखंड को 0 रखिए आप। इसका अभी बताया था मैंने आपको कि इधर वाले का, इस कांस्टेंट का साइन चेंज कर दीजिए, -4। y का कुछ कोफिशिएंट है तो वो उसके नीचे लगा दीजिए। y का यहाँ पर कोई कोफिशिएंट है नहीं, 1 है। 1 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -4/1 -4 हो जाएगा। तो -4 इसका एक दूसरा शून्य हो गया। इसी प्रकार तीसरे में चलते हैं। एक बार इसको 0 करके देखा हमने, क्या होगा? -√8, p के साथ कुछ नहीं है तो -√8 एक शून्य हो गया इसका। इसी प्रकार से प्लस का √8, ये इसका दूसरा शून्य हो गया। तो ये आपका शून्य निकालने का तरीका हो गया। पहले स्टेप में आप उसके गुणनखंड करेंगे और दूसरे स्टेप में आप उन गुणनखंडों को बारी बारी से 0 करके, एक बार इसको 0 किया, एक बार इसको 0 किया, 2 वैल्यूज आ गई। एक बार इसको 0 किया, एक बार इसको 0 किया, 2 शून्य इस प्रकार से आ जाएंगे आपके। तो ये कंसेप्ट हो गया आपका शून्य निकालने तक का। अब आप बुक में जब एक्सरसाइज 2.2 करने जाएंगे, पहले क्वेश्चन की आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको बोला जाएगा कि इन बहुपदों के शून्य का ज्ञात कीजिए और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध को सत्यापित करें। शून्यक हम निकाल चुके हैं, गुणांकों के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं। गुणांक क्या होते हैं? प्रत्येक पद में जो अलग अलग घात के 3 पद आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, किसी में 2 दिखाई दे रहे हैं, उन सभी पदों के कुछ गुणांक होते हैं। गुणांक का अर्थ है कि जो चर है, चर वाली टर्म है, जैसे x² है, x है, इनके साथ कौन सी संख्या गुणा हो रही है, कौन सी वास्तविक संख्या गुणा हो रही है। जैसे यहां पर x² के साथ 2 गुणा हो रहा है तो इसका पहला गुणांक 2 हो गया। इसी प्रकार x का गुणांक -7 हो गया और जो 3 है इसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ये भी अपने आप में एक गुणांक है। किसका? x की पावर 0 का। इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, x, x² x³ वगैरह, तो x की पावर इसमें, x की घात इसमें 0 है। तो ये भी अपने आप में एक गुणांक है। इसी प्रकार यहां पर y² का गुणांक 3 है, y का गुणांक 12 है और y की 0 का गुणांक यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है वो है ही नहीं, तो इसका मतलब 0। नेक्स्ट में भी आप देख रहे हैं p² का गुणांक 1 है, p का गुणांक इसमें है ही नहीं तो इसका मतलब 0 लेंगे और जो कांस्टेंट है वो -8। तो बेसिकली किसी भी द्विघात बहुपद की जो
शक्ल होती है, जो फॉर्म होती है, जो उसका रूप होता है, वो इस प्रकार का होता है। उसमें एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स की टर्म होती है और एक कांस्टेंट टर्म होती है। तो जो ए बी और सी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, इन ए बी सी को हम गुणांक बोलते हैं, उस बहुपद के अलग अलग पदों के गुणांक। तो ये जो गुणांक हैं ए बी सी, और जो हमने नीचे शून्यक निकाले हैं, इन शून्यकों और गुणांकों में एक विशेष संबंध होता है जिसकी अब हम बात करेंगे। तो वो संबंध स्थापित करने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट यहां करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने हर एक बहुपद के यहाँ पे गुण शून्यक निकाले हैं, क्या होगा कि अगर हम इनको जोड़ के देखें और इनकी आपस में गुणा करके देखें। जैसे मान लो मैं पहला एग्जांपल लिया, ये मेरा बहुपद था, ये इसके गुणनखंड करके और ये मैंने इसके शून्यक निकाल दिए 2। ठीक है, अब मैं इनको एक बार जोड़ के देखता हूं। 3 + 1/2, आप इसको जोड़ लीजिएगा, 7/2 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं इनकी गुणा करूं तो 3 × 1/2 3/2 आएगा। कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट, आप किसी भी क्वेश्चन पे कर लीजिए। इसी प्रकार नेक्स्ट पे किया हमने, ये योग निकाला शून्यकों का योग हुआ 0 + -4 इसी तरह से इनका गुणनफल निकाला, प्रोडक्ट निकाला, तो गुणनफल क्या आया, 0 × -4 0 आएगा। सेम यही चीज हमने नेक्स्ट में करी। योग को मैं S से लिख देता हूं शॉर्ट में, और गुणनफल को P से लिख देता हूं। S फॉर सम का मतलब योग, P फॉर प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल। ये शॉर्ट में लिखने का तरीका हो गया। S जब मैं इनको जोड़ूंगा तो -√8 + √8 कट के 0 हो गया, और जब गुणा करूंगा तो -√8 × √8, ये हो गया आपका -8। अब हमने ये काम भी कर लिया। बात कर रहे थे हम गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध की, तो उसके लिए मैं आपको 2 और चीजें देता हूं, -b/a और c/a। ये चीज निकालिए आप हर एक बहुपद के लिए। ध्यान रखिए, ए बी और सी जो मैंने यहां इस्तेमाल किए हैं, ये यही वाले ए बी और सी है। ए का अर्थ है x² का कोफिशिएंट या गुणांक, बी का अर्थ है x का गुणांक, और सी का अर्थ है कांस्टेंट। जैसे यहां इस क्वेश्चन में a है 2, b है -7 और c है 3। इसमें a कितना दिख रहा है आपको, 3, b दिख रहा है 12, और c इसमें 0 है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो वो 0 लेंगे। नेक्स्ट में आपको a दिख रहा है 1, b -8 नहीं लेना है आपने। ध्यान रखिए, ये तीसरा पद है। दूसरा पद जो इसमें होना चाहिए था p वाला, वो इसमें नहीं है, इसलिए हम b जो है इसमें 0 लेंगे और c ले लेंगे -8। तो अब प्रत्येक केस के अंदर, हर केस के अंदर आप ये 2 चीजें निकाल के देखिए, एक तो -b/a और एक c/a। जब हम करेंगे -b तो -7/2 कितना हुआ, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर ये आ गया आपका 7/2। इसी तरह से जब आप c/a करेंगे, c 3 है, a 2 है, ये आ गया 3/2। नेक्स्ट में यही चीज करिए, यहां पर b 12 है तो -b/a किया -12/3 यानी कि -4। इसी तरह से आप c/a करते हैं तो वो आता है इसमें c, क्योंकि इसमें है ही नहीं, 0 लिख देता हूं मैं यहां पर, जब है ही नहीं तो 0, तो c/a करने पर 0/3 0 हो गया। आगे चलते हैं, इसमें भी -b/a किया तो -0/1, क्योंकि यहां देखिए आप ध्यान से p नहीं है तो बीच वाला पद गायब है, और बीच वाला पद मतलब b हमारा 0 है। b 0 है तो b को 0 लेके -b/a किया 0 आया, और इसी प्रकार जो c/a हम करेंगे वो हो जाएगा आपका -8/1 दैट इज -8। अब हम अपने रिजल्ट पर पहुंचने वाले हैं। हम क्या चाह रहे थे कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में कोई ना कोई संबंध स्थापित कर दें। तो वो संबंध आप यहां देखिए ध्यान से, हमने शून्यकों का योग किया 7/2 आया, -b/a किया तो 7/2 आया। अगले में हमने शून्यकों का योग करके देखा, शून्यकों को जोड़ के देखा, -4 आया, -b/a करके देखा, -4 आया। नेक्स्ट में हमने शून्यकों को जोड़ा तो 0 आया, और -b/a किया तो भी 0 आया। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है, जो शून्यकों को जोड़ने पर आंसर आ रहा है वही आंसर -b को a से भाग करने पर आ रहा है।
इसका मतलब अगर ये कोई बहुपद है तो इसमें s अर्थात शून्यकों का योग जो है, जोड़ जो है, वो माइनस b बटा a होगा। बात करते हैं गुणनफल की, प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही है। देखिए गुणनफल, यहां आपने इन दोनों को गुणा किया, 3/2 आया, c बटा a किया, वो भी 3/2 आया। नेक्स्ट में फिर यही चीज हुई, आपने इन शून्यकों की गुणा की तो 0 आया, आपने c को a से भाग किया तो 0 आया। ऐसे ही नेक्स्ट में आपने इन शून्यकों को गुणा किया तो -8 आया। ये देखिए, इनको एक्चुअल गुणा करी आपने तो -8 आया, और जब हमने c को a से भाग करके देखा c बाई a तो वो भी -8 आया। ये दोनों भी सेम हुए। तो यहां से गुणनफल वाली बात भी निकल के आती है कि अगर कोई बहुपद ax² + bx + c है, उसके गुणांक a b और c हैं, तो उसके शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट जो है, वो c बटा a होगा। ये जो मैंने दो यहां पर रिजल्ट्स लिखे हैं, दो इक्वेशंस लिखी हैं, दो फॉर्मूले लिखे हैं, ये फॉर्मूले आपको क्या बताते हैं कि किसी भी बहुपद के शून्यकों का s मतलब योगफल और p मतलब गुणनफल -b/a और p जो है वो c/a होगा।